आप सबका स्वागत है सोशल स्टडीज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में। इसमें हम सोशल स्टडीज के ऐसे 100 प्रश्नों को देखेंगे जिसको सीटेट लगातार पूछता है। इस बदलते हुए ट्रेंड में यह प्रश्न बहुत ज़्यादा जरूरी है और सबसे जरूरी बात यह है कि हम बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रश्न शुरू करते हैं। इतिहास के अध्ययन में तिथियों का मतलब तारीखों का, डेट्स का क्या महत्व है? इतिहास के अध्ययन में तिथियों का महत्व किस दृष्टि से सबसे अधिक है? घटनाओं को रटने में, कालक्रम और परिवर्तनों को समझने में, राजाओं के नाम याद रखने में, केवल प्राचीन संस्कृति जानने में। तो तिथियों का जो महत्व है वह कालक्रम और घटनाओं को समझने में होता है। इतिहास में तिथियों का महत्व केवल अंकों को याद करने रखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह समझने के लिए है कि कौन सी घटना किस कालखंड में हुई और उसका प्रभाव क्या पड़ा। यह कार्य कारण संबंध, कार्य कारण होता है कि कौन सा काम हुआ और क्यों हुआ। कॉज एंड इफेक्ट को स्पष्ट करती है कि इस कालखंड में कोई काम हुआ तो इसके पीछे क्या रीजन थे। 1857 की क्रांति हुई तो उसके पीछे क्या रीजन था, यह समझने में हमें मदद करता है। तवारीख के लेखक सुल्तानों के बारे में क्या जानकारी देते थे? तवारीख के लेखक कौन थे? जब हमारे देश पर सुल्तानों का शासन था तो उनके जो इतिहासकार होते थे, उनके जो लिखने वाले होते थे, उनको हम तवारीख के लेखक कहते हैं। तो तवारीख के लेखक सुल्तानों के बारे में क्या जानकारी देते थे? वे, आप समझिए कि उनकी नीति क्या थी। तवारीख के लेखक पूरी तरीके से सुल्तानों के आश्रय पर आश्रित थे। वह उनसे इनाम पाने के लिए लिखते थे, तो वह उसके सुल्तानों के बारे में अच्छा लिखते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि वे केवल आम जनता की समस्याओं पर नहीं लिखते थे, समस्या पर लिखते राजा कटवा देता या फिर फांसी टंगवा देता। वे सुल्तानों से इनाम पाने के लिए प्रशंसात्मक लिखते थे। बिल्कुल सही है, सही उत्तर होता है बी। तवारीख के लेखक अक्सर प्रशासन से जुड़े विद्वान होते थे, जो सुल्तानों को आदर्श शासन की सलाह देते थे, उनसे पुरस्कार पाने की आशा में उनका गुणगान किया करते थे। आप समझ ही रहे हैं अभी कौन से लोग हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? हवाई जहाज, जल, विद्यालय, पुस्तकालय। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा, मिट्टी, खनिज प्राकृतिक संसाधन है। जबकि अन्य विकल्प जो है वह मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड है। अक्षांश रेखाओं का कुल संख्या कितना है? अक्षांश रेखाओं का कुल संख्या कितना है? तो जब हम ग्लोब देखते हैं ना, ग्लोब देखते हैं तो हमारे यहाँ कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे हैं ना, देखिएगा, जो इस तरीके से काटती हैं और फिर कुछ ऐसे हैं जो इधर से काटती हैं। तो इन्हीं रेखाओं को अक्षांश एवं देशांतर की रेखाएं कहती हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनकी संख्या कितनी है, तो सही उत्तर होगा 181। क्या होगा? 181। एक वो कैसे होगा? तो देखिए, एक तो बीच में भूमध्य रेखा होती है, उसके ऊपर कुल 90 रेखा, उसके नीचे कुल 90 रेखा, तो कुल मिला के कितना हो जाता है? 181। तो सही उत्तर होगा 181। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, उसके उत्तर मतलब ऊपर के तरफ, यहाँ से इसको अगर हम भूमध्य रेखा मान लेते हैं, 0 डिग्री मान लें, तो इसके ऊपर के तरफ, उत्तर के तरफ 90 और नीचे के तरफ 90, तो कुल मिला के कितना? 90 प्लस 90 प्लस 1 भूमध्य वाला, तो हो जाएगा 181। सही उत्तर होता है 181। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किसमें वर्णित है जी? भाग 3 में।
इसके अनुच्छेद 12 और 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 अनुच्छेद 12 और 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्हें मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। यह किस भाग में है जी? संविधान के तो भाग 3 में। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान में वाद विवाद डिबेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में अनुशासन बनाए रखना, छात्र में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, सिलेबस जल्दी पूरा करना, शिक्षकों को कम बोलना पड़े। देखिए, किसी भी विषय में वाद विवाद और चर्चा का उद्देश्य होता है किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मक चिंतन लाने के लिए, और आलोचनात्मक सोच जो है वह सृजनात्मक चिंतन का एक भाग है। तो सही उत्तर होता है बी। वाद विवाद से छात्र किसी मुद्दे के दोनों पक्ष और विपक्ष को तर्क के साथ समझते हैं, जिससे उनकी तार्किक क्षमता और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था जी? तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 में। इसको कौन लागू किया था जी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहा? बंगाल में। जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि स्वामी मान लिया गया और लगान निश्चित कर दिया गया कि जो जमींदार है वह मालिक है जमीन के, वो लगान देंगे। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। वायुमंडल के किस परत पर में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें ही बादल, वर्षा, आंधी, तूफान जैसे सभी मौसमी गतिविधियां संपन्न होती है। कहाँ होती है जी? मौसम में क्या है? मौसम जो है वह क्षोभ है। क्या है? क्षोभ है। क्या ना? क्षोभ हो गया, ये वाला अच्छा है जी। क्षोभ मंडल में, किस मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां होती है? क्षोभ मंडल में। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में सही अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों को हटाना, राज्य का अपना कोई धर्म न होगा और सभी के साथ समान व्यवहार, किसी एक धर्म को राजकीय धर्म मानना, केवल हिंदू धर्म का संरक्षण। तो देखिए, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का, सिस्टम का, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता और सभी के साथ वे समान व्यवहार करेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहकर समान सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रोजेक्ट विधि का मुख्य बल किस पर है? प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य बल किस पर है? कि प्रोजेक्ट मेथड क्यों किया जाता है, करवाया जाता है? बच्चों से रटने के लिए नहीं, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, शिक्षक के व्याख्यान पर नहीं। जब भी कोई प्रोजेक्ट कराया जाएगा तो यह लर्निंग बाय डूइंग के मुख्य बल पर करवाया जाएगा। इसका ध्येय रहेगा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों से करके सिखाना, बच्चों को करके सिखाने का। यह जॉन डुई के दर्शन पर आधारित है। किसके? लर्निंग बाय डूइंग, तो जॉन डुई के दर्शन पर आधारित है। इसमें छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं कार्य करते हैं, जिसमें वे सक्रिय रूप से सीखते हैं। मुगल प्रशासन में मनसबदार कौन थे? केवल राजा के रिश्तेदार, उच्च पदस्थ अधिकारी जो सेना और प्रशासन देखते थे, केवल किसान, केवल दरबारी कवि। तो देखिए, जो भी मुगल प्रशासन में मनसबदार थे वह उच्च पदस्थ अधिकारी थे
और जो सेना और प्रशासन देखते थे। मनसबदार क्या होता है? जिनको कोई मनसब मिला है, जिससे टैक्स वसूल करके वो काम करते हैं। मनसब का अर्थ होता है पद या दर्जा। मनसबदार बादशाह के प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी थे, जिन्हें पद के अनुसार वेतन के रूप में जागीर मिलता था। क्या मिलता था? जागीर मिलता था, जिसके टैक्स से वो अपना वेतन निकालते थे, जिसके कर से। मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? कोई भी मैप जब बनता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? दूरी जरूरी है, दिशा जरूरी है, प्रतीक जरूरी है। भाई प्रतीक होगा ना कि यह कुआं का निशान है, यह मंदिर का निशान है और यह घर का निशान है। हमको कैसे पता होगा कि क्या घर है? सड़क का निशान ऐसे है और नदी का निशान ऐसे है और रेलवे क्रॉसिंग का निशान ऐसे है, तो प्रतीक तो जरूरी है ही। दिशा भी तो जरूरी है, किस तरफ उत्तर है, किस तरफ दक्षिण है ना। दिशा भी जरूरी है। दूरी भी जरूरी है कि भाई 1 इंच की दूरी 10 किलोमीटर की है कि 100 मीटर की है ना। तो सब जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। भारतीय संसद में शून्यकाल कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद में शून्यकाल कब होता है? प्रश्नकाल से पहले, प्रश्नकाल के तुरंत बाद, दोपहर 2 बजे, सत्र के अंतिम में। तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है। यह भारतीय संसदीय प्रक्रिया की विशिष्टता है, जहां सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यंत महत्वपूर्ण लोक मुद्दे उठा सकते हैं। कहानी विधि का प्रयोग करना कब करना सबसे प्रभावी है? जब विषय बहुत जटिल हो और हमको उसे सरल और रोचक बनाना हो तो हम कहानी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सही उत्तर होता है बी। सूरत की संधि कब और किनके बीच हुई थी जी? 1775 में मराठों और अंग्रेजों के बीच, 1764 में मुगलों और अंग्रेजों के बीच, 1757 में नवाब और अंग्रेजों के बीच, 1800 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। तो सूरत की संधि है दोस्तों, वह 1775 में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। यह संधि रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इससे मराठों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप का रास्ता खोल दिया और यही कारण था कि अंग्रेज और भी मजबूत हो गए। ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है जी? ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो यह इंग्लैंड से इन चारों ऑप्शन में गुजरती है। बाकी कई देशों से गुजरती है लेकिन इंग्लैंड से गुजरती है ना। 0 डिग्री देशांतर जो प्रधान मध्य रेखा है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। यहीं से विश्व का मानक समय तय होता है। किससे तय होता है? ग्रीनविच रेखा से कि टाइम क्या है। स्वच्छता अभियान किस मौलिक अधिकार के दायरे में आता है? यह स्वच्छता अभियान जीवन के अधिकार के मामले में दायरे में आता है। यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार स्वच्छ पर्यावरण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों में आलोचनात्मक सोच जगाता है? पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों में आलोचनात्मक सोच जगेगा जी। 1857 क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? यदि 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो भारत का भविष्य क्या होता? गांधी जी का जन्म क्या हुआ था? भारत की राजधानी क्या है? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 3 उत्तर है ना। 3 उत्तर को अगर हम कर दे तो इसको ना 1, 2, 3, 4 लोगों का नाम देके खत्म कर सकते हैं। यह 2 शब्द का है, यह 1 शब्द का है। लेकिन प्रश्न बी को हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों की सृजनात्मकता को बहुत बल मिलेगा। अब उसको ये भी सोच सकता है कि क्या होगा, कौन राजा रहता है कि संविधान लिखाता है ना। बहुत ओपन एंडेड प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। यह प्रश्न बच्चों को मौजूदा तथ्यों से आगे जाकर विश्लेषण, तर्क और कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है, जो पेडागोजी का मुख्य
लक्ष्य है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में कोयले, लोहे, तकनीक और उपनिवेश के कारण हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, इंग्लैंड। कहाँ हुई थी जी? इंग्लैंड में। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन के वर्षावन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जी? तो अमेजन का वर्षावन ही दुनिया के सबसे बड़ी ऑक्सीजन उत्पादन इकाई है। अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसको? अमेजन वर्षावन को। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है जी? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोर्टफोलियो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र की प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखना है। क्या है? छात्र की प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखना। उत्तर होता है बी। पोर्टफोलियो में छात्र के साल भर के काम, प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियों का संग्रह होता है जो उसकी निरंतर प्रगति और सीखने के सुधार को दर्शाता है। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जी? संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे जी? तो डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सौरमंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो सौरमंडल में पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है। कहाँ है? शुक्र और मंगल के बीच में। ग्रहों का क्रम है, सबसे पहले बुध, तब शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। मानचित्र का प्रयोग करने का क्या लाभ है? मानचित्र का प्रयोग करने का क्या लाभ है? तो यह स्थान, दिशा और आकार के बीच संबंध को समझाता है। मानसिक छात्र में स्थानिक कौशल विकसित करता है जिससे वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों के भौगोलिक स्थिति को बेहतर तरीके से, भौगोलिक संबंधों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद के कौन कौन से अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र में संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन है जी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 मुख्य अंग हैं। लोकसभा जिसको निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन इमरजेंसी में हो सकता है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान रहना है कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। रेशम मार्ग, सिल्क रूट किस प्रकार के वैश्विक संपर्क को प्रभावित, सिल्क रूट ने किस प्रकार वैश्विक संपर्क को प्रभावित किया था? यहाँ से केवल रेशम का व्यापार होता नहीं जी, यहाँ वस्तुओं के साथ साथ विचारों, धर्मों और तकनीकों का भी आदान प्रदान हुआ है। तो उत्तर होता है भी। रेशम मार्ग केवल व्यापारिक मार्ग नहीं था बल्कि यह सांस्कृतिक सेतु था। इसी मार्ग से बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया में पहुंचा। साथ ही कागज बनाने की तकनीक और बारूद का प्रसार दुनिया भर में हुआ। किसके से जी? तो रेशम मार्ग से।
वायुमंडलीय दबाव में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय दबाव में बदलाव का मुख्य कारण है तापमान में भिन्नता। क्या है जी? तापमान में भिन्नता। वायु दाब मुख्य रूप से तापमान पर ही निर्भर करता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है जिससे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, और ठंडी होकर नीचे बैठती है जिससे उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है। इससे क्या होता है? वायु दाब के क्षेत्र बनने से इससे हवा चलता है जी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप से छात्रों को क्या सीखने को मिलता है? वह किताबी ज्ञान का वास्तविक दुनिया से व्यवहारिक संबंध को समझ पाते हैं। क्षेत्र भ्रमण अनुभवात्मक अधिगम का हिस्सा है। जब छात्र ऐतिहासिक स्थलों या सरकारी कार्यालयों को देखते हैं तो उनके भीतर अमूर्त अवधारणाएं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट धारणाएं मूर्त कंक्रीट रूप में ले जाती है जो लंबे समय तक याद रहती है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी और इनका महत्व क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो यह ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी और इसका उद्देश्य जनता तक संदेश पहुंचाना था। अशोक के शिलालेख राजा द्वारा जनता से सीधा संवाद था। ब्राह्मणी लिपि का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में किया गया, जबकि खरोष्टी का प्रयोग उत्तर पश्चिम सीमांतों पर हुआ। यह इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय और प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का क्या महत्व है? क्रोड, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहाँ से? क्रोड से, जिसको कहते हैं कोर। कहाँ रहता है? ये पृथ्वी के सबसे मध्य वाला भाग। पृथ्वी का कोर निकेल और लोहे से बना है, नीफे से बने हैं। इसके घूर्णन के कारण पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड विकसित होता है जो हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 का क्या अर्थ है? यह सभी नागरिकों को समान सुरक्षा और समान कानून लागू होना बताता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि यह तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन मूलतः भेदभाव को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली संवैधानिक उपकरण है। रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य शिक्षण के दौरान छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उसका सुधार कर देना है। दांडी यात्रा का गांधी जी के सत्याग्रह पर क्या प्रभाव पड़ा? पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर दौड़ गई। यह यात्रा नमक पर कर के विरोध में थी, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इसने मध्यम वर्ग, महिला और आम जनता को आजादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर लिया। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? नाइट्रोजन गैस यह पौधों के वृद्धि में आवश्यक है। एक बात ध्यान रखिएगा, यद्यपि मनुष्य ऑक्सीजन सांस लेता है, लेकिन नाइट्रोजन पौधों के प्रोटीन निर्माण के लिए अनिवार्य है। पृथ्वी में मौजूद बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसे पौधों के उपयोग में योग्य बनाती है। पंचायती राज संस्थाओं का 73वां संविधान संशोधन क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि इसने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। किसने? 73वां संविधान संशोधन 1992 ने। इस संशोधन ने पंचायती राज को अनिवार्य बना दिया और इसे स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित किया। इसके तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया, जो कि सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम था। कक्षा में चर्चा, डिस्कशन विधि का उपयोग कब करना चाहिए? जब विषय बहुत उबाऊ हो, जब समस्या के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। बिल्कुल, जब कई दृष्टिकोण हो तो चर्चा करवाना चाहिए। चर्चा विधि तब सफल होती है जब कोई ऐसा विषय हो जिसका कोई एक उत्तर नहीं। यह छात्रों को दूसरे के विचार का सम्मान करना सिखाती है। समुद्रगुप्त के
प्रयाग प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलती है? उसके सैन्य विजय और उपलब्धियों का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति। ये क्या है? प्रयाग प्रशस्ति क्या है? इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख। यह हरिसेन द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा। यह गुप्त काल के दरबारी इतिहास लेखन का उत्कृष्ट उदाहरण है जो शासक की महानता का महिमा मंडन करता है। भूमध्य रेखा इक्वेटर का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है जी? वहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर अधिक गर्मी होता है। अधिक गर्मी होगा तो बारिश भी खूब होगा, खूब वाष्पीकरण होगा, खूब वाष्पीकरण होगा तो खूब बारिश होगा। तो वर्षावन जितना भी है ना, यह इक्वेटर के आसपास ही, भूमध्य रेखा के आसपास है। लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य अंतर कौन सा है जी? लोकसभा जो है वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है और 5 साल में भंग हो सकती है। राज्यसभा राज्यों का क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व करती है और यह कभी भी भंग नहीं हो जाती। यह एक अस्थायी सदन है। विविधतापूर्ण कक्षा में समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? यह सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि के परवाह किए बिना एक साथ पढ़ाना ही विविधतापूर्ण कक्षा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है। सामाजिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा का दर्शन है कि स्कूल में बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए, न कि बच्चों को स्कूल के अनुरूप बदलना चाहिए। 1757 के प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ? 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की राजनीति में नींव पड़ी। यहाँ से बहुत मजबूत हो गए, उन्होंने शासन बढ़ाया यहीं से। प्लासी के युद्ध में जब हार गए तो बंगाल के नवाब अपने कारणों से। प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जी? प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह छोटा महासागर है, पता नहीं। यह पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग घेरता है जी, बिल्कुल। प्रशांत महासागर पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग घेर लेता है। इसमें कोई द्वीप नहीं है और यहाँ जल तो है ही है और द्वीप भी है। ठीक है, सही उत्तर होगा बी। अनुच्छेद 51 ने मौलिक कर्तव्य को लागू करने का मुख्य विचार क्या था? यह अधिकारों के साथ साथ नागरिक जिम्मेवारियों को भी रेखांकित करता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नागरिकों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संपत्ति की रक्षा के लिए 1976 में इसे जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था जी? 1976 में। तो हमारे संविधान में जोड़ा। सहपाठ्यचर्या गतिविधि को करिकुलर एक्टिविटीज का शैक्षणिक महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व क्या है? यह छात्रों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, रचनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। केवल अकादमिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। वाद विवाद, खेल कूद और कक्षाएं छात्रों के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क को विकसित करती है जो भविष्य में बहुत काम आती हैं। ठीक है। दिल्ली की राजधानी कब और क्यों बनी? दिल्ली राजधानी कब और क्यों बनी? यह कलकत्ता के विरोध के कारण बनी थी। 1911 कलकत्ता विरोध के कारण। ठीक है। 1911 के दिल्ली दरबार में ब्रिटिश शासन ने कलकत्ता छोड़ दिल्ली को राजधानी घोषित किया। इसका कारण कलकत्ता बढ़ता हुआ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, जबकि दिल्ली भौगोलिक और रणनीतिक रूप से अधिक सुरक्षित माने गए। पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ज्वार भाटा का आना किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सही उत्तर होता है ए। ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण का खेल है। समझे? न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया? क्योंकि वह सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहकर निष्पक्ष न्याय दिला पाए। समझे? मिड डे मील योजना के सामाजिक लाभ क्या हैं? जातिगत भेदभाव को कम करना एवं स्कूल में ठहराव बनता है। अब मिड डे मील आता है तो सभी जाति संप्रदाय के बच्चे एक साथ बैठ के खाते हैं, तो यह जातिगत भेदभाव को कम करता है। सही उत्तर होता है बी।
उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, मतलब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में अपना नाम लिखिए। जय हिंद, जय श्री राम, जय बिहार।